सॉरी, एक्चुअली मैं वो न्यू रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा, जो चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था कि आपने वो चीज़ पिक कर ली है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एनालिसिस करने के बाद हम या हमारे जहन में कोई भी और एनालिसिस आता है ना, तो वो हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, नया टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, नए चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। हम जस्ट ये एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद हम लिमिटेड नहीं रहेंगे कि हम जस्ट हमने पीसीए किया है तो हमें पीसीए ही आता है, हमने जो है वो कोरिलेशन फाइंड किया तो हमें जस्ट कोरिलेशन ही आती है आर के ऊपर। जब आपने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया तो इट्स मीन कि आप अब आर के ऊपर तमाम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डिफरेंट वे से डील करना पड़ता है, जैसे इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, उसके बाद सीक्वेंसिंग के एनालिसिस हैं, मॉलिक्यूलर के एनालिसिस हैं। वो थोड़ा सा उन पे डिफरेंट वे हम यूज़ करते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि वो कुछ स्पेशल डाटा होता है उनका। बाकी जितने भी एनालिसिस हैं तकरीबन तमाम सब्जेक्ट के वो सेम हैं। इसी तरह आप उनको जो है वो ये टेक्निक यूज़ करके आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके साथ अभी जो है वो न्यू बैच भी शुरू हो गया है, उनके पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं जस्ट कुछ 5 मिनट आपके लूँगा। आप में से कोई पार्टिसिपेंट, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहें या कोई सजेशन ऐड करना चाहें, और नए जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए कोई आप सजेशन देना चाहें, या क्योंकि जब नए ज्वाइन करते हैं लोग तो वो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो बहुत सारे लोगों के जहन में डाउट होता है कि पता नहीं ट्रेनिंग कैसे चलेगी, हम क्लास अटेंड कर पाएंगे, मिस हो जाएगी। या बाज़ का ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं जी ट्रेनिंग हो रही है लेकिन फ़ीस जमा करने के बाद या पैसे लेके वो गायब हो जाते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैं जस्ट आपके 5 मिनट लूँगा क्योंकि आपका आज सेशन कंप्लीट हो गया। तो एक तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का एतमाद बहाल होगा और उनको उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम चीज़ें जो हैं बेहतर वे से हम सीखेंगे। तो आई होप कि आप हमारे इस बैच में ज़्यादातर लोग बिल्कुल आर को, डाटा एनालिसिस तो आई थिंक सबको आता है, लेकिन आर के ऊपर जो मोस्टली हम ज़ीरो थे तकरीबन। कुछ पार्टिसिपेंट थे जिनको थोड़ा बहुत आता था, लेकिन मैक्सिमम ज़ीरो थे। और ज़ीरो थे हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। अभी भी आपने 100% नहीं सीखा, आप जस्ट आप 35-40% तक पहुँचे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद लर्न करनी हैं। जैसे जैसे आप के सामने एनालिसिस आएंगे, नए नए एनालिसिस आएंगे, तो वो चीज़ें आप सीखेंगे। और जब एक नए एनालिसिस को आप परफॉर्म करें तो उसका स्क्रिप्ट फ़ौरन सेव कर लें अपने पास, ताकि नेक्स्ट जब आपको ज़रूरत पड़े कहीं, तो बजाय आप उसको जो है वो सेव करने के, आप उसको बजाय उसको दोबारा चलाने के लिए आप उसको जो है वो अगेन सेव हो और वो उसको आप रिट्राइव करके उसी के मुताबिक आप अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। जी सर, काइंडली कोई शेयर करना चाहेगा अपने व्यूज़? डॉक्टर अरशद साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर अरशद साहब बहुत ही एक्टिव रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। डॉक्टर साहब टाइम देंगे थोड़ा सा, ताकि जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो भी जो हैं वो बेहतर वे से ट्रेनिंग कर सकें। डॉक्टर साहब आई थिंक लीव कर चुके हुए हैं। जी सर, कोई और पार्टिसिपेंट? अरशद इकबाल साहब हैं, सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। सर सॉरी, मेरा माइक्रोफोन सर म्यूट पे था। अच्छा अच्छा। हाँ, माजरत खाऊं सर। बड़ी मेहरबानी। न्यू पार्टिसिपेंट के लिए सर ये कहूँगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने आर प्रोग्रामिंग का जस्ट नाम सुना था, कोई एनालिसिस नहीं की थी। इवन इंस्टॉलेशन का भी मुझे एक दो दफ़ा मैंने ट्राई की थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा था। जी सर सर। जैसी ट्रेनिंग शुरू की, प्रोग्राम सारे जितने आपने टास्क दिए वो सारे परफॉर्म कर चुका हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और सर इसके अलावा थोड़े बहुत आपने एनालिसिस भी किए। हाँ, ये है कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 40-50% तक एनालिसिस में खुद परफॉर्म कर सकता हूँ। सर बड़ी मेहरबानी आपकी। माशाल्लाह सर। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और न्यू पार्टिसिपेंट के लिए ये कहूँगा कि साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते रहे, तो इंशाल्लाह ये उनका ये टाइम बहुत कीमती होगा उनके लिए। बहुत शुक्रिया सर। काइंडली सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिएगा, क्योंकि सर मेरा नाम डॉक्टर अरशद इकबाल है अर्शद। और मैं सवात यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर। जी सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक ओके यू वेरी सर, मच। ओके सर। सर और कोई पार्टिसिपेंट? हतीजा, आप काइंडली कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री से हैं। क्योंकि हमारा जो बैच चल रहे हैं इसमें डिफरेंट कंट्री से लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। जो हमारा 10th बैच है उसमें इंडिया से भी पार्टिसिपेंट हैं, चाइना से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं और 2 पार्टिसिपेंट यूएसए से हैं। तो यानी एक इंटरनेशनल बैच हमारा जो है ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हालिदा हैं, सॉरी हतीजा मैं कह गया हूँ, हालिदा हैं, ये हैं कतर से हैं। तो काइंडली आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूज़? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं कतार में रहती हूँ यहाँ रिसेंटली। जी जी। तो मुझे भी आर्ट का कोई आइडिया ही नहीं था। वैसे तो मैंने भी एमएस की है बॉटनी में, जी लेकिन आर्ट का मुझे पता नहीं था। बॉटनी में मैं यूज़ कर रही थी इनोवा यूटेस को कर रही थी स्टार में। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने फेसबुक में आपकी ये जो एडवर्टीजमेंट थी वो मैंने देख ली थी और आपसे कांटेक्ट की। तो पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि शायद ये बैक हो जाए इस तरह। फिर आपने मुझे एडवाइस किया कि आप क्लासेस ले रहे हैं आर्ट प्रोग्रामिंग का, और मेरा भी जीरो एक्सपीरियंस था आप में। तो अभी मैं भी काफ़ी मुतमईन हो गई हूँ। वैसे तो एक्सपर्ट तो नहीं हुई हूँ, अब मुझे आइडिया हो गया है आर्ट का। मैं अब कर सकती हूँ, चैट जीपीटी में यूज़ कर सकती हूँ, तो इसी पे हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी तकरीबन 50% सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। मैं कर सकती हूँ अभी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मैं। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो काइंडली मैंने एक और चीज़, अच्छा डॉक्टर लुकमान साहब कह रहे हैं इनको अनम्यूट कर, एक मिनट। डॉक्टर लुकमान रियाज एंड आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर। सर बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपने टाइम निकाला और आपने इनिशिएटिव लिया, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी भी एजुकेशनल कम्युनिटी है उसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल सर। दुनिया मतलब बहुत आगे जा रही है और हम अभी बेसिक सॉफ्टवेयर ही जो है ना वो नहीं कर बिल्कुल, हम सके। अभी तक मिनी टैब और एक्सेल यही चीज़ों में फंसे हुए हैं। हाँ जी, तो मतलब यूट्यूब देखते थे तो वो जाहिर सी बात है कि जो भी लेक्चर मिलता था वो बड़ा मतलब टू द पॉइंट होता था, तो हमें मतलब समझ नहीं आती थी। जी तो जी। जिस तरीके से आपने जीरो से स्टार्ट लिया और गाइड करना इंस्टॉलेशन से लेकर स्टेप बाय स्टेप, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल। और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं डेफिनेटली दे विल लर्न। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मतलब हमारे जैसे जो बिजी लोग होते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क होते हैं, तो हम उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आई एम
जी सर, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये जैसे आप जितने टास्क आपके पास आएंगे आप उतना ही लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये भी आपका जस्ट 1 महीना हुआ है और आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप तो इसमें फुल एक्सपर्ट होंगे, बल्कि जो है वो सही। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको एरर नहीं आएगा, तो यू विल नॉट पुट इट सीखेंगे योरसेल्फ। नहीं। बिल्कुल। और बाकी सर आपको स्पेशल थैंक्स, और मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, मतलब बहुत आपने शुक्रिया हमारी सर। हमारे लिए और बहुत आप हेल्प लोगों की। का भी बहुत थैंक्स कि आपने टाइम दिया, एतमाद किया और साथ ट्रेनिंग को लेके चले। तो मेरा ख्याल है कि ये आप भी, मेरे लिए तो मतलब ये एक सवाब का काम ही है मतलब हम हम्म, खुद टीचर हैं, इस जी सर। कम्युनिटी से हैं। तो बस बिल्कुल। एक और रिक्वेस्ट जाते जाते ये कि सर मतलब अब हम ये तो आपने मतलब बेसिक से किया, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जिस तरह लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कस हुआ था नेटवर्किंग के हवाले से, जी जी। और जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज मतलब मॉलिक्यूलर डाटा है उसकी बिल्कुल। थोड़ा सा मॉडलिंग और इस तरफ अगर आप जी जी। लेक्चर आप डिज़ाइन करते हैं हाँ तो सर, मतलब। उसके लिए मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन वो बास का शुरू करता हूँ फिर बीच में कोई काम आ जाता है, तो वो स्टे अभी 10 तक मैंने सोचा हुआ है कि ये 10 नवंबर तक ना मैंने वो फाइनल कर लेना है। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये जो है वही वो डाटा कंपनीज को भेज देते हैं, कंपनीज हमें ड्रॉ करके हर चीज़ बिल्कुल, वो सजेस्ट हमें करती कुछ हैं, भी आइडिया नहीं होता लेकिन ना। हमें आइडिया नहीं होता कि हालांकि व्हाट बिल्कुल वो भी आर और पाइथन पे ही कर रहे होते हैं, और इतने ज़्यादा चार्जेस हमें उनको पे करना पड़ते हैं ना। अच्छा होगा। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बहुत एंड शुक्रिया सर। अल्लाह ब्लेस यू ओके सर। इंशाल्लाह। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये थी, पहले भी मैंने स्टार्ट में की, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू रखें, यानी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट की कोई क्लासें मिसिंग हैं, वो अटेंड नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ऑफ़र है कि आप विदाउट एनी फ़ी आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और जो जी थैंक यू सो मच, जहाँ पे ज़रूरत होगी बिल्कुल। किसी और चीज़ जहाँ की पे तो इसके अलावा हाँ, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके दौरान आपको पास कोई नया टास्क आ जाता है, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, तो आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। और जो पार्टिसिपेंट काइंडली इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको किसी एक ऐड जो आपको ग्रुप सूट करता है उसमें ऐड कर दूँगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। अगेन बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का जो वीकेंड बैच से थे। तो हमारा जो न्यू बैच है उसके मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो इनको भी हम वेलकम करते हैं। और आज इनका जो है सेकंड डे है, तो हम इनको सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर वीकेंड वाले अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप लीव करना चाहते हैं तो आप ग्रुप लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट ऑफ ग्रुप 11th। क्या हाल आप लोगों का, ठीक है? काइंडली अगर कोई आवाज़ का कोई इशू है या कोई नेटवर्क का तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक सर। आई थिंक आवाज़ आपको क्लियर है, तो हम चलते हैं क्लास की तरफ। अच्छा, कल रात को मुझे एक मैसेज आया था जिसमें, बल्कि ग्रुप में शेयर हुआ हुआ था, उनका जो है ना आर स्टूडियो ओपन नहीं हुआ। मुझे चेक कर लेने दे कौन से पार्टिसिपेंट थे। हाँ, डॉक्टर वहीद अली फ्राम जामशोरो, ये ये शायद अभी ऑफ हैं। चलिए इनको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल होपफुली कि आप लोगों के पास दो चीज़ें इंस्टॉल्ड हो चुकी होंगी, आर और आर स्टूडियो।
अगर कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है जिसके पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड ना हो तो वो काइंडली मेंशन कर सकता है। अगर मैं उसको हेल्प कर सकूं तो उसको जो है वो आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल करवा दूं। आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड होगा। और अगर किसी के पास नहीं है तो मैं यहाँ पे लाइव भी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने कल वाली जो रिकॉर्डिंग थी हमारी लेक्चर की, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, तो वो आप जो है वहाँ से रिकॉर्डिंग जो है वो सुन के देख के जो आप आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आर की तरफ। अच्छा, कल हमने एक बात मैंने जाते हुए आपसे कहा कि हमने आर को अब नहीं यूज़ करना, हम आर स्टूडियो को यूज़ करेंगे। हमने आर को यूज़ नहीं करना, हमने क्या करना है, आर स्टूडियो को यूज़ करना। एक्चुअली दो जो बेसिक है ना क्लासेस, 2-3 हमारी बेसिक क्लासेस होंगी आर के बारे में, तो इसमें हमारी प्रैक्टिस कम होगी, बातें ज़्यादा होंगी। मैंने आपको चीज़ें ज़्यादा समझानी हैं, क्लियर करनी है पॉइंट्स, ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आर के बारे में और आर स्टूडियो के बारे में, वो क्लियर हो सके। तो तमाम लोग रेडी हैं? ठीक है। अच्छा सर, कल हमने जो बात की थी कि आर को हम नहीं यूज़ करेंगे, आर हमने सेव करके रख लिया, हम आर स्टूडियो पे काम करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर अगर हमने आर स्टूडियो पे काम करना है तो आपने हमें आर क्यों इंस्टॉल करवाया? ये आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बनता है ना क्वेश्चन कि अगर आपने आर स्टूडियो हमें सिखाना है तो हमें आर क्यों इंस्टॉल करवाया? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने आपको छोटी सी स्टोरी सुनानी है, छोटी सी कहानी बना के सुनानी है आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जब भी हम कहते हैं ना हमने आर सीखना है, तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आता है कि हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। ये बात आप जहन से निकाल दें, हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, हमने डाटा एनालिसिस करना सीखना है। हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, हमने डाटा एनालिसिस करना सीखना है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट जिसको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती और उन्होंने नई गाड़ी ले ली है, गाड़ी खरीदी है उन्होंने, तो अब उनके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, वो गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे या गाड़ी को चलाना सीखेंगे। दो ऑप्शन है। एक पर्सन है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो रहते लाहौर में हैं और उनको डेली इस्लामाबाद जाना पड़ता है, या लाहौर से किसी करीब यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, तो उन्होंने गाड़ी ले ली है। अब जब उन्होंने गाड़ी ली है तो दो ऑप्शन है, वो गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे या गाड़ी को चलाना सीखेंगे। कौन बताएगा इसका आंसर? कोई पार्टिसिपेंट बताएगा इसका आंसर मुझे? हाँ, वो गाड़ी को ड्राइव करना सीखेगा। इसी तरह हमने आर, हमारा पर्पस क्या है, हमने डाटा एनालिसिस करना है। जिस तरह एक पार्टिसिपेंट का पर्पस था कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी पे जाना है, या लाहौर से आपने गुजरांवाला जाना है डेली बेसिस पे, तो आपने गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। सेम इसी तरह हमारा पर्पस भी क्या है, डाटा एनालिसिस करना। हमारा पर्पस प्रोग्रामिंग करना नहीं है, हम प्रोग्रामर नहीं बनना जा रहे, हम डाटा एनालिस्ट बनना जा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली जब ये डाटा आर की बात होती है तो लोग डर जाते हैं कि ये तो प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी हमें,
हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। जिस तरह हमने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है, उसका इंजन खोल के नहीं बैठ जाना, वो हमारा काम नहीं है। इंजन खोलने वाले इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, वो उनका काम है। इसी तरह हमने आर के ऊपर डाटा एनालिसिस करना है, उस डाटा एनालिसिस के लिए प्रोग्राम लिखना वो हमारा काम नहीं है। वो किसका काम है? इंजीनियर्स का काम है और मैकेनिक्स का काम है। हमारा काम है गाड़ी को ड्राइव करना। इसी तरह हमारा काम है जो वो प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स को ड्राइव करना आना चाहिए हमें, उन प्रोग्राम्स को चलाना आना चाहिए हमें, उन प्रोग्राम्स को चला के हम अपनी मंजिल तक पहुंचना हमें आना चाहिए। बात क्लियर हुई कि हमने आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, आर को चलाना सीखना है, आर के ऊपर ड्राइविंग करना सीखनी है। जब आपको आर की ड्राइविंग आ जाए, जब आपको कार चलाना आ जाए ना, आप कार को इस्लामाबाद भी लेके जा सकते हैं, आप लाहौर भी लेके जा सकते हैं, आप कराची भी लेके जा सकते हैं, आप मरी भी लेके जा सकते हैं। रास्ते थोड़े से डिफरेंट होंगे, कोई रास्ता मुश्किल होगा, कोई आसान होगा, लेकिन आपको गाड़ी चलानी आ गई तो आप मुश्किल रास्ते पे भी जा सकते हैं, आसान रास्ते पे भी जा सकते हैं। इसी तरह जब आपको आर चलाना आ गया तो आप तमाम एनालिसिस कर सकते हैं, सिर्फ रास्ता मुश्किल मुख्तलिफ होगा। मसलन आपने अनोवा लगाना है, अनोवा के लिए आपको कोई और रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। आपने डेंडोग्राम बनाना है, उसके लिए आपको रास्ता और चूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह आपने लाहौर में, लाहौर से आपने इस्लामाबाद जाना है तो आपको कोई और रास्ता यूज़ करना है। लाहौर से आपने कराची जाना है तो उसके लिए और रास्ता है। लाहौर से आपने गुजरांवाला आना है, यहाँ पे रास्ता डिफरेंट है। सेम इसी तरह आपने आर के ऊपर जब एनालिसिस करने हैं, पीसीए के लिए आपको डिफरेंट वे यूज़ करना पड़ेगा, कोरिलेशन के लिए डिफरेंट वे यूज़ करना पड़ेगा, हीट मैप के लिए डिफरेंट वे यूज़ करना पड़ेगा। तो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आई थिंक कि समझ आ रही होगी कि हमने गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। अगर आपको ड्राइव करना आ गई, आप किसी भी रास्ते पे सफ़र कर सकते हैं। आपको आर ड्राइव करना आ गया, आपको आर चलाना आ गया, आप कोई भी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक जो मैंने बात की है, अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो ओके, ठीक है। आई थिंक कि किसी का क्वेश्चन नहीं है। यानी जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमने आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, हमने गाड़ी की मैकेनिक्स नहीं सीखनी, वो मैकेनिक का काम है। हमने इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, वो इंजीनियर का काम है। हमने ड्राइविंग सीखनी है, वो हमारा काम है, क्योंकि हमने अपनी मंजिल पे जाना है उसको ड्राइव करके। हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर को चलाना सीखना है। आर की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। ये जहन में बात बिठा लें, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। अगर एक बंदा कहे कि मैं खुद ही गाड़ी बनाऊँ, खुद ही उसका इंजन बनाऊँ और फिर उसको चलाऊँ, और बंदा वो हो बायोलॉजिस्ट, तो उसके लिए मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर वो बंदा इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या गाड़ियों का इंजीनियर हो, तो उसके लिए गाड़ी बनाना आसान है। वो गाड़ी खुद बना भी सकता है, उसको चला भी सकता है। लेकिन बायोलॉजिस्ट, हम जस्ट गाड़ी को चला सकते हैं, हमें इंजीनियरिंग नहीं आती, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, और प्रोग्रामिंग हमने करनी भी नहीं है। अगर हम प्रोग्रामिंग करने बैठ जाएं तो हो सकता है हम 5 साल में भी प्रोग्रामिंग ना सीख पाएँ, क्योंकि वो हमारा शोबा ही नहीं है। हमारी बायोलॉजी की इतनी टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स की इतनी टर्मिनोलॉजी है, स्टैट की इतनी टर्मिनोलॉजी है कि हम वही नहीं पूरी कर पाते, तो हम इंजीनियरिंग की तरफ कहाँ पे चले जाएं। तो हमने जस्ट आर को ड्राइव करना सीखना है। होप कि ये क्लियर है। अब क्वेश्चन ये था हमारा कि सर आपने हमें आर इंस्टॉल करवाया है और अब आप कह रहे हैं कि आर पे हमने काम ही नहीं करना, हम आर स्टूडियो पे काम करेंगे। तो आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है? कल भी ये क्वेश्चन आया था मेरे पास। किसने पूछा था ये कल क्वेश्चन कि सर मेरे पास आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, तो क्या मैं आर करूँ इंस्टॉल? ये कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। चलें, आई थिंक कि शायद आज वो ना ज्वाइन किया हो।
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, हम आर को क्यों नहीं यूज़ करेंगे। इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी हो, बाज़ बात इस कंडीशन में तभी गाड़ी पहुँची जब उसका एक्सीडेंट हुआ हो, गाड़ी के ऊपर छत ना हो, ना सीटें हों, नीचे टायर हो, उसका इंजन हो और हैंडल लगा हो और वो गाड़ी चलती हो। मोस्टली आपने वर्कशॉप पे अगर कहीं चक्कर लगे हों तो वहाँ पे कोई ख़राब गाड़ी पड़ी होगी जिसका छत उतार के उन्होंने रखा होगा, सीटें भी निकाली होंगी और वो मैकेनिक्स उस पर काम कर रहे होंगे। या फिर सिंपल आप ऐसा कर लें, आपने कभी वो लेंटर डालने वाली मशीन देखी है, जो छत पे लेंटर डालते हैं ना, वो जो मशीन होती है पीटर इंजन वाली, और उसके पीछे लंबी सी एक ट्रेन होती है, वो उन्होंने अपने सारे वो चीज़ें फट्टे शट्टे सब कुछ साथ रखा होता है, वो तो देखी होगी आपने। वो जो छत पे लेंटर डालते हैं मशीन, वो जस्ट देखें, वो नीचे इंजन होता है और ऊपर एक हैंडल होता है और बंदा उसको चला रहा होता है। वो गाड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी ना। हाँ, आर जो है ना, वो उस तरह की गाड़ी है। ये मैंने कल आपको ओपन करके भी दिखाया था, उसकी हमें समझ ही नहीं आ रही उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब अगर अभी यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट को हमने नई गाड़ी लेके दी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास हैं जुनैद इस्माइल साहब, मेरे पास सामने शो हो रहे हैं मुझे। तो इन्होंने फ़र्ज़ करें कि एक नई गाड़ी ली है। अब वो गाड़ी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। गाड़ी को घर ला के ना, ये थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी जानते हैं, तो ये गाड़ी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले इसका छत उतारते हैं, छत उतार के नीचे रखते हैं, सीटें भी उतार के अलग कर देते हैं, बाकी बचा इंजन और हैंडल, ब्रेक्स वगैरह। अब गाड़ी के दो हिस्से हो गए। अब यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। पहला हिस्सा है जिसमें इंजन है, टायर है, हैंडल वगैरह लगा हुआ है। दूसरा हिस्सा जो गाड़ी की सारी बॉडी है। तो अगर जुनैद साहब से कहा जाए कि गाड़ी को चलाएं, यानी जो बॉडी है जैसे पड़ी उसको चलाएं, तो क्या ये इसको चला लेंगे? नहीं ना, क्योंकि इसके अंदर इंजन ही नहीं है। वो बेशक उसके अंदर बॉडी के अंदर हैंडल लगा लें, वो नहीं चलेगा। इसी तरह लेकिन अगर वो उनको इंजन वाली जो पोर्शन है गाड़ी का, वो कहा जाए कि ये ड्राइव करें, तो वो ड्राइव कर लेंगे, इंजन वाला पोर्शन ड्राइव कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप बॉडी वाला पोर्शन ड्राइव करें, तो वो आपसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर तो इंजन ही नहीं है। यही हिसाब है आर और आर स्टूडियो का। आर जो है वो गाड़ी का इंजन है और आर स्टूडियो गाड़ी की बॉडी है, उसका ढांचा है। हमने ढांचे में बैठ के गाड़ी को ड्राइव करते हैं, इंजन में बैठ के गाड़ी को ड्राइव नहीं करते। आर जो है वो इंजन है और आर स्टूडियो गाड़ी का ढांचा है। हम एक्चुअली चला आ ही रहे हैं, लेकिन आर स्टूडियो में बैठ के। जिस तरह हम गाड़ी चला रहे हैं ना, हम चला तो इंजन को ही रहे हैं ना, इंजन ही सारा वर्किंग कर रहा है, लेकिन हम उसको डील कर रहे हैं गाड़ी की बॉडी में बैठ के, गाड़ी के फ्रेम में बैठ के, उसके ढांचे में बैठ के। ऐसा ही है ना। होप कि अब आपको आर और आर स्टूडियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि अगर हमने आर को चलाना नहीं है तो हमने आर को इंस्टॉल क्यों किया। अब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि अगर हमारे पास गाड़ी का जस्ट फ्रेम हो, तो इंजन के बगैर हम गाड़ी को चला सकते हैं? नहीं। तो इंजन के फ्रेम के साथ इंजन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आर स्टूडियो पे काम करने के लिए आर का होना हमारे पास ज़रूरी है। अब देखें, गाड़ी में हमने इंजन रख लिया, तो इंजन को हमने कभी छेड़ा ही नहीं। हम तो आर स्टूडियो में बैठ के गाड़ी चला रहे होते हैं ना, फ्रेम में बैठ के गाड़ी चला रहे होते हैं। इंजन को तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती छेड़ने की। अगर वो कोई मसला करे तो हम उसको इंजीनियर के पास या मैकेनिक के पास लेके जाते हैं।
सेम इसी तरह अब हमने आर फ़र्ज़ करें हमारी गाड़ी का इंजन है, हमारी गाड़ी का नाम है आर स्टूडियो, और जो आर है वो गाड़ी का इंजन है। वो जस्ट हमारी आर स्टूडियो को चलाएगा बैक पे, हमें नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी के फ्रेम के अंदर है, लेकिन वो हमारे आर स्टूडियो को चलाएगा। अब यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, आर जो है वो आर स्टूडियो के बगैर चल सकता है। जिस तरह इंजन फ्रेम के बगैर चल सकता है, लेकिन फ्रेम इंजन के बगैर नहीं चल सकता। आप आर के ऊपर फ्रेम के बगैर काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम में आर के बगैर आप काम नहीं कर सकते। यानी आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आप आर स्टूडियो पे तब ही काम कर पाएंगे जब आपके लैपटॉप में आर इंस्टॉल्ड होगा। तो आर का इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है आर स्टूडियो के लिए। लेकिन अगर आप मकैनिक हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चले मैं ही अपना क्या लेता हूँ कि अगर मैं वर्कशॉप में एक मकैनिक हूँ तो मेरे लिए जो है ना वो बगैर छत के गाड़ी को ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा रूटीन का काम है। कभी इंजन वो छत उतार के फेंक दिया, कभी उसको लगा दिया, कभी गाड़ी को वहाँ पे खड़ा कर दिया, कभी वहाँ पे खड़ा कर दिया, तो हमारे लिए वो चलाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आम पर्सन के लिए वो टूटी फूटी गाड़ी बगैर छत के उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो आर जो है उसको मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं, लेकिन जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो अब इंजन के ऊपर एक अच्छा सा फ्रेम लगाते हैं और अपनी गाड़ी को खूबसूरत बनाते हैं, ताकि हमें जो है ना वो उसमें कंफर्टेबल हो के हम वहाँ पे काम करें। आई होप कि अब आपको आर और आर स्टूडियो का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है आर और आर स्टूडियो के बारे में तो आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो क्लियर करता हूँ। अगर क्लियर है तो जस्ट क्लियर लिख दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँ। तमाम पार्टिसिपेंट का लें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ के साथ और आप जो है आप भी आर स्टूडियो ओपन कर लें। मैं यहाँ पे चीज़ें मेरे पास ओपन है, मैं इनको क्लोज़ कर दूँ जस्ट। आप तब तक आर स्टूडियो ओपन कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा आपके पास इस तरह ना 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी, जिस तरह अभी मेरे पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। मैं इसको एक्चुअली क्लियर कर लूँ। ये मैं परफॉर्म करवा रहा था वीकेंड बैच को, और ये हमने जो है ना आज प्लॉट ड्रा किया। ये वाला
पीसीए प्लॉट। और एक प्लॉट ये वाला था, यानी ये 2 प्लॉट हमने ड्रा किया आज की क्लास में, पीसीए प्लॉट। ठीक है, तो आप भी इंशाल्लाह इस तरह का प्लॉट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर आपके पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं और हमारे पास 3 शो हो रही हैं, आपके पास भी 4 ही स्क्रीन शो होंगी। आप जस्ट यहाँ पे आपके पास एक बटन होगा मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हो रहा है ना, ये ब्रश का बटन है, इसके ऊपर एक बटन है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का, इस पर प्रेस करें, आपके पास भी 4 स्क्रीन शो हो गई हैं। ठीक है जी, तमाम पार्टिसिपेंट के पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। काइंडली भी आपने मुझे साथ साथ चीज़ें कंफर्म भी करनी है कि हमने ये स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, ताकि मैं तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो इकट्ठे ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, कोई पार्टिसिपेंट पीछे ना रह जाए। ठीक होगी, यानी ये इशू आपको आ रहा था कि आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, अब होप कि आपके पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। मैंने अपना जो है वो सारे एनालिसिस क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, हम जो हमारे पास आर स्टूडियो है इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें 4 स्क्रीन हमें शो हो रही हैं, 4 स्क्रीन का पर्पस क्या है, इनका नाम क्या है और इनका यूज़ क्या है। बाकी ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनमें से आपने किसी को भी नहीं छेड़ना, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, हमने डाटा एनालिसिस के लिए जस्ट इन 4 स्क्रीन को यूज़ करना है। ये वो लोग यूज़ करेंगे जो प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामर हैं। हम तो डाटा एनालिस्ट है ना, तो हमारा इससे कोई काम नहीं है। जिस तरह हम ड्राइवर है ना, तो हमारा गाड़ी के इंजन से कोई काम नहीं है, हमने उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, इसी तरह हमने अब ये जो ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इसमें हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ें हमने इसमें से अभी नहीं छेड़नी क्योंकि वो हमारी अभी ज़रूरत की नहीं है। अच्छा, 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आर एक्चुअली एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं ना, तो 2 चीज़ें हमें उसकी सीखनी पड़ती हैं, एक उसकी ग्रामर और एक वोकेबलरी। एक ग्रामर और एक वोकेबलरी, इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है। ग्रामर हमारी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है, लेकिन वोकेबलरी हमें सीखनी पड़ती है। वोकेबलरी बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, इसको नंबर साइन भी कहते हैं, हैशटैग भी कहते हैं। ये मैंने आर की लैंग्वेज में लिखे हैं। अब आर की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, ये हम आर की लैंग्वेज का पहला वर्ड सीखने जा रहे हैं। जैसे वो बचपन में पढ़ते थे ना अल्फाज मीनिंग, तो हमने आर की लैंग्वेज के थोड़े थोड़े अल्फाज मीनिंग भी सीखने हैं। सर आपने लैंग्वेज इसकी चाइनीज़ में सेलेक्ट की हुई है ना, आपके लैपटॉप की जो लैंग्वेज है, आई थिंक शायद आप चाइना से तो नहीं है इस वक्त। यहाँ विंडो चाइनीज़ वाली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज अपने लैपटॉप की सेट करनी पड़ेगी, इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। हाँ, इसलिए ये आपको शो हो रहा है। आप अपने लैपटॉप की देख लें लैंग्वेज, प्रीफर्ड लैंग्वेज वहाँ पे क्या आ रहा है, तो उसको आप इसको सेलेक्ट कर लें। बल्कि जब ये इंस्टॉल होता है तो उस वक्त भी ये लैंग्वेज आपसे पूछता है, तो आई थिंक वहाँ पे आपने कहीं इसको जो है ना वो चाइना वगैरह का ऑप्शन ना दे दिया हो, जहाँ इसने ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लिया होना है कि आप चाइना में हैं।
या आपकी जो वो टाइम फ्रेम वगैरह से इसने इंफॉर्मेशन लेके इसको जो है ना वो चाइनीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख लें अपनी सेटिंग में कहाँ से ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी आपको इसको देख के फिर आपको बता सकता हूँ कि ये लैंग्वेज आप यहाँ से कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा ये देखें यहाँ पे इनके पास जो है ना चाइनीज़ लैंग्वेज शो हो रही है। तो बाकी पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे होप के इंग्लिश में ही कुछ लिखा होगा। ऑटोमेटिक हुआ था, ठीक है। तो थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि आप यहाँ से कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज वहाँ से सेटिंग भी करके देखें, ऐप की सेटिंग के ऐप की जो है वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और मैं भी जो है वो आपको देख के फिर आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है नंबर्स। हम इसकी बात कर रहे थे कि ये नंबर का मतलब क्या होता है। जिस तरह हम बचपन में अल्फाज मीनिंग याद करते थे ना, इंग्लिश के अल्फाज मीनिंग, उर्दू के अल्फाज मीनिंग, इसी तरह जो लोग चाइना में गए हैं वहाँ पे वो चाइना की वोकेबलरी उन्होंने याद की होगी स्टार्ट में। तो यहाँ पे जब हम आर सीखेंगे तो आर में हमें थोड़ी सी वोकेबलरी हमें सीखनी पड़ेगी, लेकिन हम जो है ना वो इसको रट्टा लगाने नहीं बैठ जाएंगे। जो जो वर्ड का हमें सामना करना पड़ेगा जस्ट हम वही सीखेंगे, और बाकी ज़्यादातर जो उसकी वोकेबलरी है वो इंग्लिश में ही है और हमें उसकी ईज़िली समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे स्पेशल वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हमें जो है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग। हैशटैग का मीनिंग क्या है? जब भी आप देखें ना आर स्क्रिप्ट में, आर कोड में हैशटैग के बाद कोई लाइन लिखी हुई है तो वो हमारा कोड नहीं होगा, वो हमारा स्क्रिप्ट नहीं होगा, वो हमारी हेडिंग होगी। बात क्लियर है? हैशटैग का मतलब क्या है? हेडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग्स बना रहा हूँ। हमारे पास 4 स्क्रीन है। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। ये जिस स्क्रीन में ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये है स्क्रीन नंबर 1। ये मैं टाइप कर रहा हूँ जिस स्क्रीन में, ये है स्क्रीन नंबर 1। नीचे आ जाए कंसोल, ये वाला, ये जहाँ पे अभी कर्सर है, ठीक है, ये माउस आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्क्रीन का नंबर है स्क्रीन नंबर 2, ठीक है। फिर आ जाएँ ग्लोबल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि एम्प्टी इन्वायरमेंट इज़ एम्प्टी, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 3। और जो लास्ट है इसको कहते हैं स्क्रीन नंबर 4। अब एक्चुअली इनके असल नाम जो है ना वो हैं पैन। हम इनको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी कि आर जो है वो इंजन है और आर स्टूडियो जो है वो गाड़ी का फ्रेम है, ढांचा है, लेकिन आर स्टूडियो को कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो अगर वो मैं आपको समझाता टर्म्स तो वो आपको समझ ही नहीं आनी थी कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आर और आर स्टूडियो क्या है वो आपको बताया। इसी तरह इन स्क्रीन के कुछ और नाम हैं। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इनका नाम याद करना मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह जब आपको आर और आर स्टूडियो में फ़र्क पता चल जाएगा तो आपको IDE का मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 4 स्क्रीनें हैं, ये आपको पता चल गया। ये स्क्रीन नंबर 1 है, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और ये लास्ट वाली स्क्रीन नंबर 4। इनको स्क्रीन नहीं कहते, इनको कहते हैं आर की ज़ुबान में पैन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PAN, पैन। इनको क्या कहा जाता है? पैन कहा जाता है, ठीक है। पैन मीन स्क्रीन, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4। इनके कुछ और भी नाम हैं। स्क्रीन 1 को हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन 1 का नाम क्या है? स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है, हम इसको कहते हैं, मोस्टली कहते हैं पैकेजेस।
या फाइल कह रहते हैं इसको, ठीक है, या आउटपुट भी आपको कह सकते हैं, आउटपुट फाइल। यानी यहाँ पे प्लॉट आउटपुट फाइल लिख लेते हैं, आपको यहाँ पे प्लॉट शो होते हैं। अभी 4 स्क्रीन हमारे पास आ गई हैं, इनके स्पेसिफिक नाम हैं। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको उनको नाम याद होते जाएंगे। अभी हमने इसको आसानी के लिए याद करना है स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फिर हम आएंगे स्क्रिप्ट पे, कंसोल पे, ग्लोबल इन्वायरमेंट पे और प्लॉट्स पे, 4 नाम, ठीक है। यानी अब आप हमें 4 नाम पता चल गए। यानी पहले हमने इसको कहा कि स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4, आप ये भी कह सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस पे जाएं, थोड़ा सा बेहतर करें, तो हम इसको स्क्रीन नंबर 1 को स्क्रिप्ट फाइल कह सकते हैं, स्क्रीन नंबर 2 को कंसोल, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल, ठीक है, तो स्क्रीन नंबर 2 को हम कंसोल कह सकते हैं। स्क्रीन नंबर 3 को हम कह सकते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट, और स्क्रीन नंबर 4 को हम कह सकते हैं पैकेजेस या प्लॉट फाइल्स या आउटपुट फाइल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप तमाम पार्टिसिपेंट को? काइंडली कंफर्म कीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इनका पर्पस क्या है? ये जो 4 स्क्रीन है ना, इनसे हमने क्या काम लेना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 4 स्क्रीन हमें शो हो रही हैं, इन स्क्रीन से हमने क्या क्या काम लेना है, या इनकी जॉब क्या है, या इनका वर्क क्या है, या ये क्या काम हमें परफॉर्म करके देंगी। तो जो स्क्रिप्ट फाइल है इसका काम होता है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। क्या करते हैं? राइट स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को राइट करते हैं, यानी जो बात हमने आर से कहनी होती है ना कि ये हमने करना है, वो हम यहाँ पे इसको बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ 5 + 8, ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, ये एक स्क्रिप्ट है मेरा, ठीक है। ये क्या है? एक स्क्रिप्ट है, एक कोड है। इसी तरह होगी एक स्क्रिप्ट और कोड। हम लोग डरे होते हैं कि प्रोग्रामिंग कितनी मुश्किल होती है। कल मैंने आपको छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाया था आर के ऊपर, यानी हमने इसको 5 को सेव कर लिया था, 5 को हमने सेव कर लिया था 5 में, FIVE में 5 में, और 9 को हमने सेव कर लिया था NINE 9 में। अब वो हमने एक कोड डेवलप कर लिया, हमने उसकी कोडिंग कर ली, एक खुफिया कोड बना लिया। अब हम जब भी 5 लिखेंगे ना तो वो कंसिडर करेगा 5 को। ऐसे भी हो सकता है, जो कुछ कोड ऐसे होते हैं जो छुपाने के लिए या कोडिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 5 है, आप 5 को सेव कर लेते हैं 2 में, वो अब आपको पता है, आप करते हो 2 + 9, तो बैकअप पे हो रहा होता है जो है ना वो 5 + 9, ठीक है। ये कोडिंग होती है ना। आप उसको कोई भी नाम, आप इसका नाम 5 का नाम रख सकते हैं अली रख सकते हैं, 5 का नाम अली रख सकते हैं, 8 का नाम अमजद रख सकते हैं, और नीचे करें अली + अमजद, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा प्लस हो के, ठीक है। तो ये कोडिंग होती है, ये आप जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, मैं इसको, ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है और इसको रन करता हूँ। ये देखें मैंने रन इसको यहाँ पे किया है, लेकिन इसका आंसर मुझे कंसोल में मिला है। बात क्लियर हुई है? यानी स्क्रीन नंबर 1 में हम अपना क्वेश्चन बताएंगे आर को, आर उसका हमें जवाब जो है वो स्क्रीन नंबर 2 में इसको सॉल्व करके देगा कंसोल में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 8 और इसको रन करता हूँ। अब ये देखें इसने एरर दे दिया, ये कह रहा है ये ऑब्जेक्ट 5 नॉट फाउंड। अब इसकी वोकेबलरी में, इसकी डिक्शनरी में 5 वर्ड का कोई मीनिंग है ही नहीं।
अब हमने इसमें इसकी डिक्शनरी में ये मीनिंग सेव करना है, ठीक है। तो फिर ये काम करेगा। मैं अभी सेव करके दिखाता हूँ आपको। मैं जस्ट अगर यहाँ पे लिखता हूँ 5, मैं यहाँ पे मैंने सेव कर लिया इसको 5 में और इसको रन करता हूँ। अब देखें ये रन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 8, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 और इसको रन कर लेता हूँ। अब ये देखें ये भी सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 5 + 8 और इसको रन करता हूँ। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। 8, ये देखें इसने मुझे 13 आंसर दे दिया, नीचे 13 लिखा हुआ इसने मुझे दे दिया। इस मिनट के अब हमने इसकी कोडिंग करी। ये होता है कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, ये वाला, ठीक है। तो हमने ये प्रोग्रामिंग नहीं करनी, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली सीख सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो हमें तंग करते हैं, तो हमने इसकी कोडिंग नहीं सीखनी। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कोडिंग ऐसे होती है। ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जस्ट ये मैं आपको समझाने के लिए कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, स्क्रीन नंबर 1, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और इसका जो जवाब होता है, एरर आए चाहे वो रन हो, जो उसने आंसर निकालना होता है वो कंसोल में हमें बताता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट में। हमारे पास जो कोड बनते हैं वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में सेव होते हैं। हमारे पास जो स्क्रिप्ट बनता है, जो स्क्रिप्ट होता है वो जो एक्सेल की फ़ाइल होती है वो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो होती है। जो एक्सेल की फ़ाइल होती है वो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो हम फाइल, जिस फाइल पे हमने एनालिसिस करना है वो हमें यहाँ पे शो होती है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 स्क्रीन्स हो गई और जो लास्ट स्क्रीन है उसका नाम है प्लॉट या पैकेजेस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डाटा एनालिसिस किया, यहाँ पे हमने डाटा दिया कि ये एनालिसिस हमने करना है। यहाँ पे उसका टेबल बनेगा कंसोल में, कंसोल में हमारे डाटे का टेबल बनेगा, ठीक है। और ये लास्ट जो है प्लॉट वाली फाइल, यहाँ पे इसका प्लॉट ड्रा होगा। क्लियर है? मैं आपको यहाँ पे एक परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट एक कॉपी करता हूँ। यही काबिल के लास्ट फर्स्ट वाला कॉपी कर लेते हैं, ये छोटा सा स्क्रिप्ट। अच्छा, ये एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर 3 नंबर स्क्रीन के ऊपर हमारी एक्सेल की फ़ाइल होगी और एनालिसिस करने के बाद जो जो टेबल्स बनेंगे, जो जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो हमें यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। यानी आपने अभी फ़र्ज़ कर लेना है कि हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है ना वो स्क्रीन नंबर 3 पे आएगी। अभी वो हम उसको इंपोर्ट करेंगे आर के ऊपर, तो जब हम आर के ऊपर इंपोर्ट करेंगे तो हमें जहाँ पर ये अभी 8 और 5 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी एक्सेल की फ़ाइल आपको शो हो रही होगी। अच्छा, अब ये देखें, मैं अभी आपको ला के दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास पैकेज है, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। अभी आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, आप जस्ट हाँ ये देखें यहाँ पे अब एक डाटा सेट आ गया डून, ये एक्सेल की फ़ाइल है। इस पर मैं क्लिक करूँ ना तो ये आपको इस तरह एक्सेल का डाटा आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए एक्सेल फॉर्म है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा है और मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। तो ये एनालिसिस मेरा परफॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ तो ये देखें ये टेबल फॉर्म है, मुझे रिज़ल्ट मिल गया नीचे, ये वाले, ये टेबल फॉर्म में मुझे ये कंसोल में रिज़ल्ट मिले हैं। अब मैं इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ तो प्लॉट मुझे मिलेगा स्क्रीन नंबर 4 पे। ये देखिए स्क्रीन नंबर 4 पे इसका प्लॉट जो है ये ड्रा हो गया, ये देखिए। तो इट्स मीन के स्क्रीन 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं,
स्क्रीन 2 पे जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है उसका टेबल फॉर्म में हमारे पास रिज़ल्ट आता है। यहाँ ये स्क्रीन हमें बताती है कि हमारा जो कोड है रन हो गया है, यहाँ एरर आया तो हमें इसने बता दिया। ये जो स्क्रीन नंबर 3 है, यहाँ पे हमारी एक्सेल्स की फ़ाइल शो होती हैं। ये देखिए मैंने 3 फाइल्स इंपोर्ट की हैं, तो 3 फाइल्स मेरे यहाँ पे शो हो रही हैं। ये ड्यून्स की है, ये देखिए ये एनालिसिस के बाद मेरे पास आई है फ़ाइल, ठीक है। और ये वाली जो है वो ड्यून एनवायरनमेंट का डाटा है, 2 फाइलें। तो स्क्रीन नंबर 3 में हमें एक्सेल की फ़ाइल शो होती हैं, जो फ़ाइल हम इंपोर्ट करते हैं। और लास्ट जो है ये यहाँ पे हमें प्लॉट शो होते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक थी आपकी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली बताइएगा तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ लें। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो आपकी क्लास हुआ करेगी वो 2 घंटे की हुआ करेगी वीकेंड पे, क्योंकि एक्चुअली ये वीकेंड बैच का लास्ट क्लास थी कल और आज, तो इस वजह से आपकी 1-1 घंटे की क्लास रखी। इसमें मैं चाह रहा था कि शायद आपको मैं नेक्स्ट वीक पे ले जाता, लेकिन फिर कुछ पार्टिसिपेंट के बार बार मैसेजेस थे कि सर क्लास कब शुरू होनी है। तो मैंने कहा चलें क्लास आपकी शुरू कर लेते हैं एक-एक, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं आप लोग भी। तो इसलिए फिर मैंने 1 घंटे की क्लास जो है वो वीकेंड बैच की रख ली थी और 1 घंटे की क्लास आपकी, ताकि जो है वो उनका भी लास्ट लेक्चर जो है वो कवर हो जाए और आप भी जो है फर्स्ट जो बेसिक क्लास है वो अटेंड कर लें। तो आई थिंक कि तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है। तो चलें इंशाल्लाह हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी अब फ्राइडे को, तो उस पर हम मज़ीद इससे अगले स्टेप पे चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखें आर को, यहाँ तक अगर आप इसकी चीज़ें इस पर प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, इसको ओपन करके क्लोज़ करके कोई कोडिंग करके देखें, टाइप करके देखें, आपको डिफरेंट एरर्स का सामना करना पड़ेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, उनको ट्राई करते रहें, देखें एरर क्या आ रहा है, एरर को पढ़ने की कोशिश करें, रीड करने की कोशिश करें। हाँ सर, वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा कि चाइना को कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको देख के बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का।